गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अगेन मैं श्रद्धा सिरोठिया आपके लिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल यूनिट का रिमेनिंग पार्ट। तो वेलकम ऑन द बुक्सफुल एकेडमी। यस्टरडे जब हमने टॉपिक को क्लोज किया था, हमारा लेक्चर जब बंद हुआ था, उस समय हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, आपने उसमें देखा कि ना तो ट्रू न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल सर्कुलर होता है और वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। द एरिया वेयर दिस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म, तो हमने उसको नाम दिया था न्यूक्लियोइड, इजंट? एंड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट करते हैं वो था वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स। I hope you remember the meaning of organelles. Organelles क्या है? The membrane bounded structure of a cell that performed a specific function. मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं और जिनका अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन आर प्रोकैरियोटिक सेल्स these cell organelles are absent. बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही सिंपल टाइप की ये सेल होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर हाईली कॉइल्ड एंड प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम्स। दैट इज क्लियर। साथ ही साथ वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर वहां पर प्रेजेंट थे। तो चलिए इसके आगे का शुरू करते हैं। तो लेट्स सी कि हम थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर ले। तो हमारे पास है डॉक्यूमेंट शेयर। तो यहाँ पर हियर आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो लेट्स सी कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नंबर 1 कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिस्टिंक्ट मतलब बहुत क्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मतलब ये जो यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है, ठीक है। और न्यूक्लियाई के अलावा यहाँ पर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। दैट वन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। जो जब रहा सवाल, जब हम साइज की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज होती है वो 1 to 10 म्यू होती है, जबकि यूकैरियोटिक की साइज जो होती है 5 to 100 माइक्रोन होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन अ प्रोकैरियोटिक, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसके कांटेक्ट में होता है या कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, तो वेल डिफाइंड, चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है ये कभी भी एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते। समझ में? साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज अ सब्सटेंस which are present between the nucleus or a cell membrane. What we say, suppose we are say that is a cell और ये यहाँ पर है न्यूक्लियस। तो इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये जो लिक्विड प्रेजेंट है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो तो होता है साइटोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो कहलाता है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो व्हाट वी से कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में है, क्या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कभी भी फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। समझ में आया?
फिर देन द अनदर व्हाट वी से कि जनरली तो सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट ही अपन कहते हैं, मान लीजिए यदि है तो विदाउट अ मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होना चाहिए, मतलब उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो यूकैरियोटिक में क्या है, इन अ यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी सेल ऑर्गेनेल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, दे आर surrounded, they are bounded by the nuclear membrane. So the next structure, there is a distinct nucleide in which prokaryotic DNA is present. मतलब उसमें indistinct nucleide यहाँ पर present होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, मोर देन, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द वेसिकल्स एंड नॉट अप्लास्टिक। क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है किसके अंदर, इस तरह की छोटी छोटी सी वेसिकल्स होती हैं उनके अंदर, बट रिमेंबर इट कि हम उसको कह रहे हैं कि वो प्लास्टिड नहीं है। आगे समझ में, क्लोरोफिल जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है वो जनरली ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कल हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, कौन से थे, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एंड देन द बैक्टीरिया। और यहाँ पर है जितने भी हाईली इवॉल्व प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। फिर जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने कल वहां पर सेल्स को नंबर के अकॉर्डिंग भी देखा था ना, नंबर के अकॉर्डिंग क्या क्या देखा था हमने, नंबर के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि जो सेल्स होती हैं उनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर है सेल शो ए ग्रेट वेरिएशंस इन अ नंबर, shape and size, not only in the different organism but various part of organism। मतलब हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी सेल्स के नंबर में, उनके शेप में यहाँ पर डिफरेंस होते हैं। तो नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ये द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म उसकी साइज से रिलेटेड है। एक सबसे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल का नंबर बहुत कम होता है, 1 या 2 हम मान लें। कुछ बीच के होते हैं लार्ज द ऑर्गेनिज्म जिसमें नंबर मोर देन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे सिंगल सेल है जिसको एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, नेक्ड आई से आप उसको कभी भी नहीं देख पाते, तो हमें वहां माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सो वी से कि जो सिंगल सेल है दे आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इनको हम प्रोटोजोन्स कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल था अमीबा। फिर इसके बाद हमने देखा था फ्यू सेल ऑर्गेनिज्म जो जो होते हैं फ्यू हंड्रेड से फ्यू थाउजेंड तक के बीच के का नंबर जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वो फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, लाइक दैट द स्पाइरोगायरा। और मिलियन ऑफ सेल्स लाइक दैट और लार्ज टी व्हेल हो गया, ह्यूमन हो गया, जिनकी बॉडी बहुत सारे किससे बनी होती है, सेल्स से यहाँ पर बनी होती है। अकॉर्डिंग टू शेप यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। आगे समझ में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द आइडेंटिफाई ऑन देयर शेप, हाउ टू दैट, लुक फ्रॉम हियर। मतलब शेप के अकॉर्डिंग सेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे ये बैक्टीरिया, तो यदि ये राउंड है तो हम इसको कोकस बोल देंगे। ये दो दो के ग्रुप में यदि प्रेजेंट है राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में तो इसको कह दिया था हमने डिप्लोकोकाई। अब ये कोकस जो है एक चैन के फॉर्म में प्रेजेंट है तब हमने इसको स्ट्रापोकोकाई बोला था। अब यदि ये कोकस यहाँ पर ग्रेप्स का बंच जैसा स्ट्रक्चर बना रहा था तो स्टेफाइलोकोकाई हमने नाम दिया था। अब इसका शेप बदल गया, यदि ये बैक्टीरिया यहाँ से रॉड शेप हो गया तो हम इसको बेसिलस या बेसिलाई बोलते हैं।
अब ये रॉड जो है, यदि ये इस तरह के चेन का फॉर्मेशन करती हैं, तो चेन का मतलब होता है स्ट्रेप्टो, और ये बेसिलस, तो नाम लगा दिया हमने बेसिली। अब यदि ये बेसिली 2 के ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसको हमने नाम दिया था डिप्लो बेसिली। आगे समझ में? फिर स्पाइरो, जैसे स्पाइरल टाइप का है, ये लाइक दैट, तो स्पाइरोकीटीज को बोला। और लास्ट ये जो है विब्रो, ये इस तरह से कॉमा शेप का होता है। आप लगाते हो ना कॉमा इस तरह से इंग्लिश में लिखते समय में, लाइक दैट, इस तरह का यहाँ से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शेप के अकॉर्डिंग सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम शेप के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? लेट्स सी। यदि हम बात करें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, अपन सिलेक्ट कर लेना पहले। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास बात चल रही है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू शेप। क्यों नहीं आ रही राइटिंग से? शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें। अब जैसे अमीबा है, तो अमीबा यहाँ पर इरेगुलर शेप का होता है ना, आप कैसा भी बना दीजिए उसको, लाइक दैट, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने शेप को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अमीबा, है ना। तो इरेगुलर इन शेप, वो किसके अंदर होता है? ये शेप होता है किसके अंदर? अमीबा, दैट इज irregular. irregular in shape. अब यदि मान लीजिए बात करी जाए किसकी, यहाँ पर पैरामीशियम की, तो ये पैरामीशियम जो होता है वो आपको पता होगा कि ये इस तरह से स्लीपर शेप्ड होता है। इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको नाम दे दिया जाता है सीलिया। ठीक है, इस तरह का शेप होते हैं। तो जब भी कभी पैरामीशियम की बात चलती है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो पैरामीशियम का शेप होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर स्लीपर लाइक शेप यहाँ होता है। स्लीपर समझ में आता है, उस तरह का शेप यहाँ पर होता है। बैक्टीरिया का शेप आपने देख ही लिया कि बैक्टीरिया कैसे है, यहाँ पर कैसे है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप कैसा है? एक हमने देखा था इस तरह से कोकस, एक हमने देखा था इस तरह से रॉड शेप बेसिलस, एक हमने देखा था इस तरह से कॉमा शेप में, एक हमने देखा था इस तरह से हाईली ट्विस्टेड फॉर्म में। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया? हमने देखा था हाईली ट्विस्टेड फॉर्म में। तो लेट्स सी, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग होती है, अरे क्या हो गया ये, इस तरह से, ऐसा भी नहीं कह सकते, गलत बन रहा वो, लाइक दैट, इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है। समझ में आ गई? अब इसके बाद यदि आपसे आगे और भी सेल्स की बात करी जाए, तो लेट्स सी कि हम यदि बात करें किसकी, हमारी आरबीसीज की,
तो हमारी जो आरबीसी होती हैं, मैच्योर आरबीसी जो होती हैं, वो आपको पता है कैसी होती हैं? ये बाय कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है? ये है, अरे और दैट इज आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब यदि डब्ल्यूबीसी की बात करी जाए तो ये डब्ल्यूबीसीज एमोवॉइड शेप की होती हैं, इस तरह से, ठीक है? यदि हम मसल सेल्स की बात करें तो जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो इस तरह से स्पिंडल शेप की होती हैं। ये कौन सी सेल है? ये है हमारी मसल मसल सेल, मसल सेल, समझ में आ गया? ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको वही बताने की कोशिश की जा रही है कि सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे यहाँ पर हो गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने उनके शेप के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया। मैंने बताया अमीबा का शेप इरेगुलर होता है। पैरामीशियम की बात चली थी, तो यहाँ पर ये इस तरह से स्पाइंडल शेप का स्लीपरी शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जहां बात हुई थी वो इस तरह के इरेगुलर शेप की है, और उनके इरेगुलर होने का मेन पर्पस ये होता है कि वी ऑलरेडी नो कि ये डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये हमारे फाइटिंग मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करती है, मतलब दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शंस। तो इनको क्या करना पड़ता है कि इनको बहुत जल्दी ब्लड कैपिलरीज में से स्क्वेज आउट होना पड़ता है, मतलब वहां से बाहर निकलना पड़ता है। और वो इसलिए निकलना पड़ता है कि जिस जगह के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है उनको इमिडिएटली वहां पर जाकर के इन जर्म्स और बैक्टीरिया को एक प्रोसेस फैगोसाइटोसिस, मतलब राक्षस की तरह से पूरा का पूरा खा जाना, लाइक दैट, इस तरह के प्रोसेस के लिए उनको कैपिलरीज में से बाहर जाना पड़ता है। मसल्स का शेप आपने अभी देखा कि मसल्स आपको कैसी थी, ये यहाँ पर इस तरह से स्पेंडल शेप की मसल्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हें आपकी बॉडी को आपकी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है। और नर्व सेल्स जो होती हैं, इस नर्व सेल में क्या होते हैं कि एक तो यहाँ पर इस तरह का स्टार शेप एक स्ट्रक्चर होता है। आगे समझ में? ये क्या बन गया? ठीक है, वो तो पूरे मीडिया, चलिए यहाँ पर बनाते हैं अपन। एक तो उसमें इस तरह का स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है, देखते देखते फिर से करते हैं। एक तो यहाँ पर ये स्टार शेप का स्ट्रक्चर होता है, और एक यहाँ पर ये लंबा सा थ्रेड होता है। इससे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कनेक्ट होते हैं। और ये एक के ऊपर एक, ये है न्यूरॉन्स मतलब एक्सॉन, फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट आपकी मसल सेल्स होती हैं। तो ये इस तरह से लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। तो नर्व सेल्स हैव ए स्टार शेप, ये तो हो गई इसकी क्या चीज, सेल बॉडी। और ये जो लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है एक्सोन। समझ में आया? तो इस तरह से सेल्स जो होती हैं वो सब भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर होती हैं। आगे बात समझ में? फिर इसके बाद आगे जब हमने बात की यहाँ पर, तो ये देखो ये पैरामीशियम का डायग्राम, ये बैक्टीरिया है ना, ये देखो आपकी स्पेंडल शेप सेल्स, ये आपकी कौन सी, रेड ब्लड सेल्स, ये हो गई बोन सेल्स, ये है ओवम, इस तरह का थ्रेड लाइक और हेड, इसके ऊपर ये है स्पर्म,
ये है हमारे नर्व सेल्स। तो शेप के अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ कि ये जो सेल्स होती हैं, चूंकि इन्हें वेरियस फंक्शंस अलग अलग जगह के ऊपर प्रोवाइड करना होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू शेप द सेल्स आर वेरियस इन अ शेप। मतलब बहुत अलग अलग तरह की सेल्स जो होती हैं वो होती हैं। कभी ये रेगुलर हो गई, कभी ये स्पाइंडल शेप हो गई, कभी ये बायकॉन्केव हो गई, इस तरह से कई बार राउंडेड हो जाती हैं, इरेगुलर इन शेप हो गई तो वो डब्ल्यूबीसी का हो गई। आ गया समझ में? एग यहाँ से राउंडेड होता है। स्पर्म्स की बात यदि करें तो ये एक इसमें ये टेल होती है और एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आगे समझ में? ये यहाँ पर एक्रोसोम की टिप होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। ये हमारी बोन सेल्स हैं, ये हमारे नर्व की सेल्स हैं, ये फैट सेल्स हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि चाहे हम नंबर के अकॉर्डिंग बात करें, चाहे हम साइज के अकॉर्डिंग बात करें या शेप के अकॉर्डिंग बात करें, सेल्स जो होती हैं दे आर द वेरिएबल। आ गया समझ में? अब देखो, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है किसकी? ऑस्ट्रिच का एग। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया का नाम है। ये इस बैक्टीरिया की सबसे स्मॉल सेल्स यहाँ पर होती हैं। ये सब अपन कल भी देख चुके थे। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल जिसको हमने नर्व सेल्स या न्यूरॉन बोला है, ये चीज यहाँ पर होती है। आज हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या चीज? लेट्स सी कि हम आज बात करें कुछ अलग हटके। तो ये भी अपना हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी। मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज अ यूनिक सेलुलर। यूनिक का मतलब ही तो एक होता है ना। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। अब ये एक सिंगल सेल जो होती है वही बॉडी के पूरे फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसके अंदर हमारी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम नहीं है कि कोई ऑर्गन सिस्टम हो जिससे वो रेस्पिरेशन करे, या कोई हो जिससे वो लोकोमोशन करे, या कोई ऐसा सिस्टम जिससे वो डाइजेशन करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक अकेली सेल्स पूरे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे अमीबा है, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ईस्ट हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या होगा? अब क्या होगा? दी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये क्या कर रहे हैं? लाइव इंडिपेंडेंटली इन ए नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी जो सिंगल सेल है दे आर कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेस, ऑल द वाइटल प्रोसेस। मतलब एक ही जो सेल है वो अपने सारी लाइफ के प्रोसेस को करने में कैपेबल है। मतलब वो सेल्स फूड भी गेट करेगी, वो फूड भी कंज्यूम करेगी, उसके अंदर ग्रोथ भी होगी, वो रेस्पिरेशन भी करेगी, वो रिप्रोडक्शन कर करके अपनी जनरेशन को मेंटेन भी करेगी। तो व्हाट वी से कि है तो एक ही सेल, लेकिन वो अपने पूरे लाइफ के फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करने का काम करती है। आ गया समझ में? ये देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये एग्जाम्पल हैं किसके? ये हैं हमारे यूनिसेलुलर के। ये आई है, ये सी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द डायग्राम ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? ठीक है ना?
अब आगे क्या चीज चलेगी यहाँ पर? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मैनी, सेल मतलब सेलुलर मतलब सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से मिलकर के बनी है। आ रहा समझ में? व्हाट वी से, जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से बनी है और वो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। आ गया समझ में? अब ऐसे टाइम में क्या होगा कि ये जो बहुत सारी सेल्स की अपन ने बात की कि मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो ये सेल्स क्या करेंगी? ग्रुप में वर्क करती हैं। मतलब थोड़े थोड़े सेल्स का एक ग्रुप आपस में बन जाता है और वो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। मतलब एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल्स एक जगह आ गई, दूसरे एक जैसा फंक्शन करने वाली सेल्स ने दूसरा ग्रुप बना लिया, फिर किसी ने तीसरा ग्रुप बना लिया, किसी ने चौथा ग्रुप बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट किसी भी एनिमल की अपन बात करें कि जो एक ग्रुप ऐसा आया कि उन्होंने मिलकर के कहा कि चलो हम विजन का काम करते हैं। तो दूसरे सेल्स का ग्रुप ऐसा हुआ तो उसने कहा ठीक है हम हियरिंग का काम करते हैं। तो एक ग्रुप ऐसा बना, उसने कहा चलो अब हम डाइजेशन का काम करते हैं। तो एक ग्रुप जिसने कहा हम रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर, खूब सारी सेल्स इकट्ठी होकर के ग्रुप बनाती हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी कांट बी सी विद द नेक्ड आई, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप इनको नेक्ड आई से देख सकते हो। ह्यूमन को देख सकते हो ना, किसी भी एनिमल्स को देख सकते हो ना, आप किसी भी प्लांट्स को देख सकते हो ना। तो इनको जिनको हम अपनी बिना माइक्रोस्कोप के हम देख रहे हैं नेक्ड आई से, वो कहलाते हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्यों ना हम बायो की लैंग्वेज में एक नाम दे दें, क्योंकि मल्टी सेलुलर ये कोई अच्छा सा तो नहीं सुनने में लगता है। तो हमने इनको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? वी आर से दैट इज अ यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक एनिमल्स। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, बी रिमेम्बर इट कि लाइफ ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर और वो कहलाता है ज़ाइगोट। ये हम बना कैसे? तो लेट्स सी कि क्या बात कर रहे हैं अपन कि लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम इसको इरेज कर, है ना, यहीं पे बता देते हैं, नहीं पूरा, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट वी से, व्हाट वी से कि लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट that is what start from zygote। समझ में है? अब ये zygote क्या होता है? जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इन ऑर्गेनिज्म में, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में आपको पता होगा कि
इस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल, क्या चीज यहाँ नहीं आ रहा, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं इनका फ्यूजन होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है जाइगोट। अब आगे क्या होता है कि जब ये सिंगल सेल से, दिमाग में ये भी चीज चल रही होगी कि अब इस सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया भाई। तो इस सिंगल सेल जो होता है, इस सिंगल सेल, ये हो गया क्या चीज, ये हो गया जाइगोट। अब इस जाइगोट में बहुत सारे इस तरह से डिवीजन होते हैं। ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, इसके बाद यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर में ये सेकंड डिवीजन हो गया। तो एक से यहाँ पे 2 सेल बन गई, 2 से यहाँ पे 4 बने, 4 से यहाँ पर फिर 8 बनेंगी, 8 से फिर 16 बनेंगी, बनेंगी कि नहीं बनेंगी, 8 हो गई। 8 के बाद यहाँ पर जो है वो 16 सेल हो जाएंगी, फिर और एक डिवीजन होगा तो 32 सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ और फाइनली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो लाइफ होती है, दैट लाइफ इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ जाइगोट। अब इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर में जाइगोट की बात हो रही है, बार 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 डिवीजन होते हैं वेरियस प्लेन से। जैसे आपने देखा था पहला ऐसे हुआ था, तो सेकंड वाला ऐसे हुआ, फिर एक ऐसे होगा, तो डिफरेंट प्लेन से यहाँ पर होते हैं और उसके बाद में मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, all the cells whether they exist independently, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो, वो अपना फंक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं। तो सम कॉमन स्ट्रक्चर टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन एसेंशियली टू सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब एक यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म था जिसमें हमने ये बात की थी कि वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। कारण क्या था कि वो माइक्रोस्कोपिक, वो बहुत छोटा सा है, तो सारी प्रोसेसिंग उसके अंदर बहुत जल्दी 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 यहाँ पर हो जाएंगी। लेकिन यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें डिवीजन ऑफ लेबर की जरूरत पड़ती है। डिवीजन ऑफ लेबर से मतलब होता है कि हमारी बॉडी में हर एक को एक इंडिविजुअल वर्क करने के लिए बोल दिया जाए, क्योंकि इतनी सारी सेल्स हैं, इतनी ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो कोई एक सिंगल सेल ऐसी नहीं होगी कि वो एक मतलब पूरी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या मिला हमें, हमें मिला डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि हम एक वर्क जो होगा उसको हम डिवाइड कर दें। जैसे सपोज एक एग्जांपल आपको दे, मान लीजिए किसी के घर में मैरिज है, ठीक है। अब मैरिज में यदि उस घर के पेरेंट्स यदि ये सोचते हैं क्या कि वो उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दोनों ही सारा अरेंजमेंट मैरिज का कर लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। यहाँ भागो वहां भागो, ये बिगड़ा फिर वो बिगड़ा, फिर ये टेंशन फिर वो टेंशन। तो क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन हमें करना है तो हमने क्या किया, हमने उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि अच्छा तुम्हारा वाला ये काम है, तुम्हारा वाला ये काम है, अच्छा तुम टेंट का काम कर लो, अच्छा तुम
कैटरिंग का काम कर लो, अच्छा ये वाला ग्रुप जो है स्टेज डेकोरेशन का काम कर लो, अच्छा ये है जो बारात का स्वागत कर लो, लाइक दैट। तो हम जब डिवीजन कर देते हैं वर्क का, तो उससे जो वर्क होते हैं वो स्मूथली रन होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। कैसे? मान लीजिए एक सेल है, वो कह रही है नहीं, वो जिद में है कि नहीं नहीं मैं तो सारे फंक्शन कर लूंगी। अब वो यदि हमें देखना है तो वो देखने का काम कर रही, हमें उसी समय में रेस्पिरेशन भी करना है, तो भागी 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 वो लंग्स के पास तो नहीं आएगी ना, हमें उसी बीच में ब्लड को भी सर्कुलेट करना है, उसी समय हमें कुछ एक्टिविटीज भी करना है। तो वो एक सिंगल सेल तो थक ना जाएगी, वो करेगी कैसे काम? तो सिर पकड़ के ही तो बैठने वाली है ना। उससे बेटर है कि हमने काम को डिवाइड डिवाइड कर दिया, तो इजीली वो सारी चीजें हमारे अंदर होती चले जाए। आया समझ में? ये है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, इसकी तो अभी आपको जरूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब हमारे पास में आते हैं मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंसेस। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो तो बनी है किससे? सिंगल। वो तो किससे बनी है यहाँ पर? वो तो बनी होती है इस सिंगल सेल से। किससे बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर की बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। दूसरी चीज कि ये जो अब चूंकि सिंगल सेल है, तो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द लाइफ। ये एक अकेली सेल की बात कर रहे हैं अपन, ये पूरे लाइफ के फंक्शन, मतलब इससे मूवमेंट भी हो जाएगा, इससे रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, इससे ये फूड भी कैप्चर कर लेगी। आगे समझ में? तो सारे फंक्शन एक सेल यहाँ पर कर लेती। बट अभी मैंने बोला कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हमें मिलता है। ठीक है, और उससे होगा क्या कि हमारी जो सेल्स होती हैं, डिफरेंट सेल्स जो होंगी, जो ग्रुप बने होंगे, वो इजीली डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। आगे समझ में? फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चूंकि एक ही सेल है, तो इसमें ना तो टिश्यू है, ना ऑर्गन है, ना ही ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। बट हमारी बॉडी जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है। हमने डिवीजन ऑफ लेबर बना दिया, तो सेल टू सेल इकट्ठी हुई सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले, तो उन्होंने बना दिया टिश्यू। अब टिश्यू टू टिश्यू को हमने एक ग्रुप बनाया तो बन गया ऑर्गन। ऑर्गन सिमिलर फंक्शन वाले जब मिलाए हमने, तो हमारा बन गया ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम को एक बॉडी में फिट कर दिया तो हम बन गए। आगे समझ में? जो ग्रोथ दैट इज occurs by increase in the size of the cell। ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि एक ही सेल है, तो साइज इंक्रीज यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जब ग्रोथ की बात होती है तो यहाँ पर तो सेल डिवीजन मिलेगा। अब जैसे जैसे एक कंपैरिजन आपको बताएं कि एक फ्रॉग है और एक यहाँ पर एलिफेंट, तो आपको इन दोनों की साइज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि फ्रॉग में नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, जबकि इसकी साइज इसलिए बड़ी है एलिफेंट की कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। तो यहाँ पर सेल में डिवीजन हुआ तो बहुत सारे नंबर बन गए, तो उसकी साइज इंक्रीज हो गई। उसके अंदर ज्यादा डिवीजन नहीं हुए तो उसकी साइज कम थी। तो इस तरह से ये यहाँ पर डिफरेंस होती है। आगे ना समझ में? ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो सब हमारा हो ही गया है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या क्या हो सकता है कि एक हम कॉमन स्ट्रक्चर यदि देखें तो
क्या क्या बात कर सकते हैं कि एक सेल जो होते हैं, उस सेल में मेनली हम अभी 3 चीज़ों को फ़ोकस करेंगे, ठीक है? बताते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर फ़ोकस करना, ठीक है? तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है? अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हम बात क्या करें कि हम अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो सेल्स होती हैं, ये डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब हम इसमें बात करें तो कुछ ऐसे फंडामेंटल्स चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं। अब जब हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो मतलब कोई भी सेल जो होगी, कितनी भी सिंपल से सिंपल सेल क्यों ना हो या कॉम्प्लेक्स सेल्स क्यों ना हो, इसके अंदर हमें 2 चीज़ें तो यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। कौन-सी 2 चीज़ें दिखाई देंगी? एक तो हर सेल के अंदर ये यहाँ पर सेल एक तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। और दूसरा एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो चीज़ होती है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और दिस वन इज नोन एज अ this one is known as a what? That is known as a that is known as a प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको भी तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन-कौन से? एक तो कहलाता है एक तो कहलाता है साइटोप्लाज्म और एक कहलाता है दूसरा कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसको यदि हम एक स्ट्रक्चर के अंदर लेकर के देखें तो ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? आया समझ में? अब सेल मेम्ब्रेन के बाद सपोज वी आर से कि इसके अंदर एक यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। आ गया समझ में? ठीक है? अब इस न्यूक्लियस के अलावा दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी? इसमें सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट है व्हाट, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है क्या चीज? लिक्विड। वो होता है, एक मिनट वहां पर देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो
यहाँ पर जो है ये एक लिक्विड प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है? ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया ना? ये क्या है? ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन। अब ये लिक्विड क्या हो गया? ये लिक्विड हो गया साइटोप्लाज्म। अब एक लिक्विड इस न्यूक्लियस के अंदर भी तो होना चाहिए। अब इस न्यूक्लियस में जो यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है, इसको अपन दूसरे कलर से ले लेते हैं। अब इसमें जो ये लिक्विड प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये कहलाता है व्हाट? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, दैट व्हेन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती हैं किसी भी सेल के अंदर, वो हमें ये तो दिखाई देते हैं। कौन कौन से दिखाई देते हैं? एक हमें बाहर एक बाउंड्री या मेम्ब्रेन दिखाई देगी जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर कहते हैं। आ गया समझ में? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये अंदर की तरफ जो होते हैं, यहाँ पर लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ये कहलाता है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। आ गया समझ में? यस एंड नो? अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमें टू वेल डिफाइंड पार्ट्स मिलेंगे। एक इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच, दैट व्हेन इट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। और इनसाइड द मिडिल एक और स्ट्रक्चर है स्फेरिकल बॉडी, डेंस स्फेरिकल बॉडी। दैट बॉडी इज नोन एज अ न्यूक्लियस। इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जिनको कहा जाता है यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है? आ जाना समझ में? ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको कब दिखाई देंगे? जब आप सेल की स्टडी एक लाइट इधर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से करोगे, तब यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? सो हियर इज ए वन मोर डिफरेंस कि जनरली बच्चे पूछते हैं क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता? तो साइटोप्लाज्म क्या है? The substance which are present between the plasma membrane and nuclear membrane, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में ये जो लिक्विड प्रेजेंट है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियोप्लाज्म। तो the combination of the cytoplasm as well as the nucleoplasm, that when it is known as a protoplasm। आगे समझ में? यस एंड नो? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस समझ में आ गया? साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो कहलाता है यहाँ पर। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना? अब कल से हम स्ट्रक्चर एक के बाद एक लेकर के करना शुरू करेंगे। ठीक है? तब तक इसको पढ़िए और याद करिए।